ठीक है। तो एजाइल में जो सब आज के डेट में सारे प्रोजेक्ट में एजाइल चलता है, मतलब स्प्रिंट बेस काम होता है। 2 वीक या 3 वीक का वो लोग डिसाइड करता है कि 2 वीक 3 वीक में काम क्या है। तो मैं जैसा लीड हूँ, मेरे पास तुम 3 टीम मेंबर हो, तो मैंने निकाला अच्छा 2 हफ्ते का काम पर पर्सन वीक में 40 आवर हो गया, 8 5 जा 40। और मैंने देखा कि भाई 2 हफ्ते का अगर स्प्रिंट बना रहे तो 80 आवर का काम, तो 83 या 240 आवर, 3 बंदे हैं, तो 240 के अप्रोक्स या 200 के अप्रोक्स मैं काम देखूंगा। तो जो ओडू में आप लोग टास्क बनाए उस पे बोला जाता है कि पहले एफर्ट डालो, हर टास्क को करने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर मुझे टास्क क्लियर ही नहीं है, क्या करना है? तब वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर पिक्चर में आता है। प्रोडक्ट मैनेजर बैठ के मीटिंग करता है सारी टीम के साथ, वो टास्क को समझाता है, देखो भाई हमें इस टास्क में यूजर एक्सेप्टेंस लिखता है वो, कि जैसे लॉगिन स्क्रीन है, तो बोलता है यहाँ यूजर नेम पासवर्ड की मुझे 2 फील्ड चाहिए, यूजर को वैलिडेट करना है, और इसकी जो रेगुलर पैट एक्सप्रेशन रहेगी यूजर नेम का, 7 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर, वो सब रूल सब सब बताता है। सारी चीजें वो उस टास्क में लिखेगा, या कहीं लिख के रखेगा, डेवलपर उसमें लिख के रखता है कि भाई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। हो सकता है पासवर्ड एक्सपायरेशन का भी वो रूल रखे कि भाई अगर लॉगिन कर रहा है 20 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड है तो एक्सपायर का मैसेज दो। ठीक है, ये सब भी होता है ना। फिर अगर 6 महीना हो गया है तो चेंज पासवर्ड का मैसेज ऑटोमेटिक दो लॉगिन के समय। लॉगिन के समय यूजर ऑथेंटिकेशन करेगा, उसका प्रेफरेंस रोल चेक होगा। तो ये सारे टास्क बनाए जाते हैं अलग अलग। आर्किटेक्ट लेवल का भी एक टास्क होता है कि बैकएंड पूरा आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। तो जितने काम करते हैं बंदे सबका टास्क बनाया गया। किसी को मैंने दिया कि एडमिन रिलेटेड तुम लॉगिन का काम करो, जैसे राहुल को मैंने दिया एडमिन लेवल का काम करो। तुम लॉगिन एक बार हो जाएगा तो मान के चलो एडमिन ने लॉगिन किया तो उसको होम पेज कैसा दिखेगा, डैशबोर्ड। और उसके बाद उसमें ऐड स्टाफ कर सके, मतलब हमारे एचएमएस में क्या होगा, स्टाफ क्या होंगे, डॉक्टर नर्स रिसेप्शनिस्ट, यही सब होंगे। तो इनकी ऐड एडिट डिलीट स्टाफ हो सके। फिर अब ये हो गया सेकंड लेवल पे मुझे काम याद आया कि चलो रिसेप्शनिस्ट का एक अलग काम है, लॉगिन किया, वो रिसेप्शनिस्ट जो है अपना लॉगिन की तो उसका डैशबोर्ड ओपन हो, अभिषेक को दे दिया कि ये काम तुम करो। वो रिसेप्शनिस्ट जो है पेशेंट सर्च कर सकती है, दूसरे वाले अभिषेक को दे दिया कि पेशेंट रजिस्टर कर सके। ठीक है, और कई सारे काम होते हैं। तो ये इस तरह से कई सारे काम ओडू में डाल दिया गया। ओडू कई सारे टूल होते हैं, ओडू वन ऑफ द टूल है। जीरा करके टूल आती है, ठीक है, वर्जन 1 करके टूल आती है, कई सारे टूल आते हैं। तो इन टूल्स को यूज करके हम लोग पहले, जो लीड होता है, लीड लेवल के बंदे, वो सब बैकलॉग बनाते हैं। मतलब कितने टास्क हैं, हो सकता है पूरा एचएमएस को करने में 500 टास्क बैकएंड के निकल के आ रहे हैं, तो 2 हफ्ते में पूरा 500 टास्क तो नहीं कर सकते, तो वो बैकलॉग होता है। तो हम बोलते हैं स्प्रिंट 1 स्टार्ट होगा। स्प्रिंट 1 मतलब 2 हफ्ते का साइकिल हम रखते हैं, 2 हफ्ते में 200 घंटे का बैकएंड टीम का एफर्ट के हिसाब से, किसी का छुट्टी सब भी होगा, उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। तो बैकलॉग में हम लोग आवर डालते हैं टास्क के, ताकि वो सारे टास्क के तो आवर नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ टास्क के आवर डालते हैं। जो फर्स्ट प्रेफरेंस में हमें लगता है कि पहले करना चाहिए, आर्किटेक्चर करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, डेटाबेस करना चाहिए। और फिर उसके बाद आर्किटेक्चर लेवल पे कई सारे काम होते हैं, लॉगिंग फ्रेमवर्क होती है, और बेसिक ऑथेंटिकेशन का काम होता है, जो आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करोगे। और फिर एडमिन का वर्क हुआ। तो ये सब कई सारे काम किए, हमने देखा कि अच्छा 200 आवर में 7 टास्क हम ले सकते हैं, और अलग अलग टीम को डिवाइड कर दिया। वो टीम खुद उस पे एनालिसिस करती है, आप लोग एनालिसिस करोगे उस, ये यूजर स्टोरी सब होता है। इसी के अंदर टास्क बनाते हैं कि भाई जैसे लॉगिन एक यूजर स्टोरी है, तो इसके अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। एक एनालिसिस करेंगे, डिजाइन बनाएंगे,
उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रोलर लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, डीओ लिखेंगे। तो कोई भी टास्क 8 घंटे से ज़्यादा का नहीं डिफाइन करना चाहिए। यूजर स्टोरी ऐसा होना चाहिए जो 40 घंटे तक मैक्स हो, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है तो यूजर स्टोरी सही से बनी नहीं है। कोई कोई एक आध यूजर स्टोरी जो स्टार्टिंग में होता है आर्किटेक्चर लेवल का, वो सब बड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी जितने काम हैं वो यूजर स्टोरी के फॉर्म में होते हैं। उस स्टोरी में लिखा होता है, प्रोडक्ट मैनेजर लिखता है या डेवलपर ही भी लिख सकता है समझ के कि एज पर यूजर ये रिक्वायरमेंट, टेक्निकल कुछ नहीं लिखेगा, उसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी वाइज लिखी जाएगी। ये डिजायर्ड रिजल्ट है, यूजर इनपुट ये देगा ऐसे, फिर डैशबोर्ड ओपन होगा, ये काम होना। तो उस यूजर स्टोरी के अचीव करने के लिए मल्टीपल टास्क बन सकते हैं। क्यूए के भी टास्क आ सकते हैं, वो टास्क क्यूए अपना डालेगा, डेवलपर अपना टास्क डालेगा, डिजाइन टीम का कोई होगा, डॉक्यूमेंट टीम का, वो अपना टास्क डालेगा उस यूजर स्टोरी के लिए, या उनके लिए भी अलग अलग यूजर स्टोरी बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है, सब कुछ वैरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से काम एजाइल में होता है। दो, अब एजाइल में क्या, पर डे हर बंदे को अपना स्टेटस देना होता है। स्टेटस में ये होता है कि आपने कल क्या किया था काम, और आज आपका क्या प्लान है करने का। और थर्ड होता, अगर कहीं स्टक हो, किसी टीम मेंबर की हेल्प चाहिए, जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो, डिजाइन का काम या एनालिसिस का काम, आपको चीजें क्लियर नहीं है, क्यूए टीम का हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन टीम का हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर का हेल्प चाहिए, टेक्निकल फंस रहे हो, टेक्निकल आर्किटेक्ट का हेल्प चाहिए, तो वो स्क्रम में रेज होता है। 15 मिनट या आधे घंटे का स्क्रम होता है, डेली स्क्रम, डेली स्टैंड अप मीटिंग। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर सब होते हैं इसमें, हर बंदे को अपना काम करना है, और सभी बंदे का टूल्स पे दिखता रहता है कि स्टार्ट कब हुआ टास्क, एंड डेट क्या है, प्लान स्टार्ट डेट, प्लान एंड डेट, और एक्चुअल एंड डेट। फिर क्योंकि एक्चुअल एंड डेट हो सकता है वैरी करे, आपने 40 घंटा एजम्पशन में डाला एक एनालिसिस गट फीलिंग पे, लेकिन हो सकता है 24 घंटे में हो गया, हो सकता है वो 54 घंटे में हुआ, तो वो जस्टिफिकेशन बाद में दिया जाता है। तो हम स्प्रिंट में लिए थे मान लो 7 यूजर स्टोरी लिए, लेकिन 5 ही कंप्लीट कर पाए, तो बाकी 2 यूजर स्टोरी फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में होगी। तो फिर वो यूजर स्टोरी को टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी, बग रेज करेगी, डिफेक्ट रेज करेगी, डेवलपमेंट टीम कुछ अपना बैंडविड्थ रखेगी डिफेक्ट के लिए, और कुछ बैंडविड्थ, जैसे एक लीड होगा तो वो बोलेगा अच्छा यार 240 घंटे का है तो मैं 100 घंटे डिफेक्ट फिक्सिंग में रखूंगा, 140 घंटे नए फीचर को डेवलप करने में। तो हर बंदे के हिसाब से उस तरह का काम देगा कि भाई आप नए डेवलपमेंट में इतना ही करो, और डिफेक्ट जो आएगा पुरानी जो हमने किया उसमें डिफेक्ट भी आएंगे तो उसमें ये आवर डलेगा। तो ये एजाइल मोड में इस तरह चलता रहता है, ताकि अगर कुछ भी एनालिसिस में, डिजाइन में कोई भी गड़बड़ी हो तो आपको तुरंत हर 15 दिन, 1 महीने में पकड़ा जाए। ये नहीं कि जाके वाटरफॉल मॉडल के जैसा एनालिसिस हुआ, 2 महीने लगा, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जब टेस्टिंग करने गया 10 महीने बाद, तो उस समय पता चल रहा है, तो उतना टाइम खराब होगा ना। तो इसीलिए एजाइल मोड यूज होता है। ठीक है, ये बस एक एजाइल एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके स्प्रेड हिसाब से चलता है। तो बैकलॉग हो गया इसमें एक वर्ड, जो बैकलॉग मतलब आपकी सारी टास्क पड़ी रहेगी, अभी एलोकेट नहीं हुआ कि किस समय किस साइकिल में काम होना है। और जैसे ही स्प्रिंट स्टार्ट होता है, मतलब एक डिसाइड हो जाता है कि इस डेट से इस डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट रहेगा पूरी टीम का, और इसमें जो जो टास्क कर सकते हैं वो रखेंगे, वो बैकलॉग से मूव करते हैं स्प्रिंट में, बस। तो यही सब प्रोसेस होता है, प्रोसेस का पार्ट है। समझ में आया? एक जनरल ओवरव्यू बताया, बाकी संजीव संजीव बताएंगे। तो धीरे धीरे आपको इस मोड में आना होगा कि अगले महीने जो होगा आपको, बेसिकली हम लोग उसी मोड में टास्क एलोकेट करेंगे। फिर काम आपको करना है, तब ना आप लगेगा कि काम कर रहे हो। ठीक है, तो हम लीड के जैसा एक्ट करेंगे अगले महीने। अभी इस महीने तो वो सारी चीजें आपको सेटअप कराना, आर्किटेक्चर सेटअप कराना, कैसे काम करना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो,
तो वो बेस बता रहा है सारा चीज। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सब कर चुके होंगे असाइनमेंट। तो अब लास्ट कुछ टॉपिक, बहुत छोटा ही सा टॉपिक बचा है। हम लोगों ने एचक्यूएल कर लिया था, अब आते हैं नेम्ड क्वेरी। तो बेसिकली नेम्ड क्वेरी जो होती क्या है, जो हम लोग एचक्यूएल लिखते हैं, आप देखे होंगे एचक्यूएल हम लोग जो लिख रहे थे वो अपने क्लाइंट प्रोग्राम में लिख रहे थे, या फिर किसी और सर्विस लेयर पे लिखते हैं, या डाओ लेयर पे लिखते हैं। ठीक है, वो किसी जावा फाइल में किसी अदर देन जावा फाइल एंटिटी को छोड़ के एक्चुअल जावा फाइल में लिख देते हैं। तो कुछ जगह बोला जाता है कि अगर आपकी ज्यादा क्वेरीज नहीं है, मतलब सिंपल कार्ड ऑपरेशन है, और थोड़ा बहुत कस्टम आपकी क्वेरी है सर, बाकी आपकी नॉर्मल जितनी जेपीए की क्वेरी सब है, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, इससे मिल जा रहा है तो वो यूज कर लो। और थोड़ी बहुत कस्टम क्वेरी है तो उसको क्वेरी नेटिव क्वेरी बनाओ। नेटिव क्वेरी बेसिकली हम लोग एंटिटी क्लास में बनाते हैं। ऐसा नहीं है आप 10-15 क्वेरी नेटिव क्वेरी बना दो, फिर तो कहा जाता है एचक्यूएल को आप कहीं और ही रखो। लेकिन अगर 2-4 क्वेरीज हैं तो ठीक है, उस लेवल पे ठीक है कि आप एंटिटी लेवल पे रखो। तो करते क्या है, एचक्यूएल हम लिखते एचक्यूएल ही है, ये एचक्यूएल ही लिखा है, लेकिन इसको एक नेम के साथ बाइंड करते हैं। जैसे मान लो ये एंटिटी क्लास है, ठीक है, एट एंटिटी, और इसी पे हम एट द रेट नेम्ड क्वेरी स्टार्ट करेंगे। एक क्वेरी लिखे, इसका नाम दे दिए कि फाइंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय डॉट फाइंड हाईएस्ट सैलरी। अब जो है, जो हम एचक्यूएल को जैसे क्रिएट क्वेरी में कॉल करते थे वाया नेम्ड क्वेरी, हम इसको कॉल करेंगे। एचक्यूएल वहां लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी जो हम करते थे, याद होगा हम लोग एचक्यूएल में क्रिएट क्वेरी करते थे जहां क्वेरी को पास कर देते थे, उसके जगह हम क्या करेंगे, क्रिएट नेम्ड क्वेरी। तो जेपीए या हाइबरनेट अपने आप उस एंटिटी पे जाके नेम्ड क्वेरी उठाएगा, और उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है, उसके बाद कोई चीज डिफरेंट नहीं होती। तो नेम्ड क्वेरी हम लोग यूज कर सकते हैं, एक नेम्ड क्वेरी लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो, जितना है एट द रेट करके कर सकते हो। एक और तरीका है नेम्ड क्वेरीज का भी। क्वेरीज में क्या होता है, मल्टीपल क्वेरी आप एक साथ भी लिख सकते हो। एक ही नेम्ड क्वेरीज करके टैग होती है, उसके अंदर एट द रेट नेम्ड क्वेरी मल्टीपल यूज कर सकते हो। तो दोनों वे है, या तो सेपरेट नेम्ड क्वेरी अलग अलग बना लो, या एक ही नेम्ड क्वेरीज के अंदर मल्टीपल नेम्ड क्वेरी बनाओ। एग्जांपल देखते हैं एक इसका। जैसे हमारी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज। तो ये देखो, मैंने आपको बोला था ना ये सब इग्नोर करो। तो देखो मैंने जो एचक्यूएल से हम काम कर सकते हैं वो एचक्यूएल यहाँ नेम्ड क्वेरी की तरह लिख दिया, क्लाइंट में ना लिख के कि प्रोडक्ट फाइंड बाय कस्टमर नेम, वो सारे प्रोडक्ट फाइंड करो जो इस कस्टमर को बिलोंग करते हैं। तो प्रोडक्ट पे जाके लिखा, तो नेम्ड क्वेरीज करके यूज किया। आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग क्वेरीज ना करके सिंपल अलग अलग नेम्ड क्वेरी बना सकते हो। और नहीं तो क्वेरीज भी यूज कर सकते हो। तो एक ये यूज किया, एक यूज किया प्रोडक्ट फाइंड मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन कैटेगरी। तो ये पूरा एचक्यूएल है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, सीखा एचक्यूएल वही लिखना है। बस हम लोग एक नेम के साथ एसोसिएट किए, और इसको यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल सेशन डॉट क्रिएट नेम्ड क्वेरी। अब हम नेम्ड क्वेरी यूज कर रहे हैं, बाकी सारे सिंटैक्स एचक्यूएल वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अभिषेक, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसको चला के दिखाने की जरूरत है। एचक्यूएल आप लोग देखे ही हो, आराम से इसको कर सकते हो। तो मैंने
एग्जाम्पल के लिए सब जगह बना ही दिया है। आप जाके देख सकते हैं, प्रोडक्ट में, कैटेगरी में भी नेम्ड क्वेरी है। ठीक है। एक एक आता है नेम्ड नेटिव क्वेरीज भी आती है। अगर जिसको सिंपल अपनी एसक्यूएल लिखनी है जो डेटाबेस के रेस्पेक्ट में, तो नेम्ड नेटिव क्वेरी भी आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक नेम्ड नेटिव क्वेरीज ये होता है। ठीक है। तो नेम्ड नेटिव जो सिंपल एचक्यूएल आप लिख रहे हो, तो नेम्ड नेटिव क्वेरी भी यूज कर सकते हो उस केस में। ये आपको लगता है बहुत टफ लग रहा है एचक्यूएल लिखना या ज्वाइन ये सब बनाना, तो आप सिंपल, आपकी एसक्यूएल स्ट्रांग है तो एसक्यूएल भी लिख सकते हो। बट यही प्रॉब्लम है, कल को आप ओआरएम ट्रांसफॉर्म करोगे, तब वो नेम्ड नेटिव क्वेरी में जो एसक्यूएल लिखे हुए हो, माई सिक्वल का अगर क्वेरी सिंटेक्स लिखे हो और ओरेकल में जा रहे हो, तो ओरेकल के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ये प्रॉब्लम आएगी। और डेटाबेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो नेम्ड क्वेरी और नेम्ड नेटिव क्वेरी आप लोग इस तरह यूज कर सकते हो। अब लास्ट बचता है क्राइटेरिया एपीआई। तो फेच स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने कई सारे स्ट्रैटेजी देखा। एक तो गेट वर्सेस लोड, एचक्यूएल देखा, नेम्ड क्वेरीज देखा, और लास्ट वन है क्राइटेरिया एपीआई। और आगे चल के स्प्रिंग डेटा में जेपीक्यूएल भी देखें। जेपीक्यूएल तो वही है आपकी जो जावा परसिस्टेंस एपीआई से हम लोग लिखते हैं, तो वो आगे चल के स्प्रिंग डेटा में देख लेंगे उसको। क्राइटेरिया एपीआई ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें कुछ एसक्यूएल नहीं लिखना। मतलब आप चाहते हो आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आप चाहते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिखना कंप्लीटली, नो एसक्यूएल रिलेटेड सिंटैक्स, ना ही एचक्यूएल ना ही एसक्यूएल, कुछ भी नहीं। कंप्लीट आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डायनेमिकली क्वेरी बिल्ड करना चाहते हो, इन दैट केस आप क्राइटेरिया एपीआई यूज कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम चाहे क्राइटेरिया एपीआई यूज करके काम कर ले या एचक्यूएल यूज करें। ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्राइटेरिया एपीआई ज्यादा बेनिफिशियल वहां होता है, जैसे मान लो फिल्टरिंग का ऑप्शन लगाते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके एचएमएस में ही। मान लो रिसेप्शनिस्ट ने लॉगिन किया और पेशेंट को सर्च करना चाहती है बाय नेम, बाय लोकेशन, बाय मोबाइल नंबर, और बाय उसकी यूएचआईडी, मतलब उसकी पेशेंट की आईडी भी होगी, और भी क्राइटेरिया, मान लो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब पे। तो होगा क्या, एक पेशेंट सर्च का हम लोग सर्विस डाओ ये सब जो बनाएंगे, वहां पे हम लोग डाओ पे जाके क्राइटेरिया एपीआई बिल्ड करेंगे कि भाई अगर नेम आ रहा है तो वेयर क्लॉज में ऐसे लगाओ, मोबाइल नंबर आ रहा है तो और एड ऑन्स करो। तो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन सारी चीजें इसमें बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है। क्राइटेरिया एपीआई में ये बेनिफिट है। तो क्राइटेरिया एपीआई यूज करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमें क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट गेट करना। तो क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट जब हम गेट करते हैं, आफ्टर दैट ही क्राइटेरिया एपीआई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन से हमें एक बिल्डर मिलता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकेंड स्टेप होता है जिस एंटिटी पे आप क्राइटेरिया एपीआई लगाना चाहते हो वो एंटिटी आप दो, क्योंकि सेलेक्ट क्लॉज का आप देना चाहते हो ना, सेलेक्ट स्टार देते हो जो, तो वो चीजें हम यहाँ दे रहे हैं कि हम एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा डेटा निकालना चाहते हैं। तो क्रिएट क्राइटेरिया क्वेरी फॉर एम्प्लॉय एंटिटी, यहाँ एम्प्लॉय एंटिटी के लिए हमने बनाया। देन आफ्टर एक रूट एंटिटी डिफाइन करते हैं जो बेस प्राइमरी टेबल होगा, जिससे फ्रॉम में हम लोग लिखते हैं ना, फ्रॉम इस टेबल नेम। तो फ्रॉम जो टेबल नेम लिखते हैं वो होता है रूट एंटिटी। तो इसके बाद हम लोग तीसरा क्राइटेरिया क्वेरी बना लिए, क्राइटेरिया बिल्डर फर्स्ट स्टेप, क्राइटेरिया क्वेरी सेकंड स्टेप,
थर्ड होता है रूट एंटिटी। तो रूट एंटिटी थर्ड लेवल पे बनाते हैं। देन आफ्टर जब रूट एंटिटी बन गया, इसके बाद आप जितनी कंडीशन लगानी है वेयर कंडीशन में, जो एंड और जो कंडीशन एंड और हम लोग बहुत सारे लगाते हैं, वो सारी चीज एज ए एक्सप्रेशन हम लोग पास करते हैं बिल्डर में। ये एक्सप्रेशन है बेसिकली। ये एक्सप्रेशन हम लोग एक्सप्रेशन करके एक इंटरफेस होती है उस पे बना सकते हैं। जैसे रूट है, क्राइटेरिया क्वेरी है, क्राइटेरिया बिल्डर है, उसी तरह एक्सप्रेशन भी होता है। तो मैंने आपको एक फाइल दी होगी, नया फाइल, उसको यूज करना इस एग्जांपल के लिए। उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि एक ही लाइन में कर रहा था, तो मैं सोचा नहीं, आप लोग को समझने के लिए अलग अलग लाइन में कर दूं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो, ये रूट एंटिटी पे बोल रहे हैं कि सेलेक्ट क्लॉज फायर करो, उसमें वेयर क्या लगाओ, ग्रेटर देन सैलरी। जो रूट है, रूट में आपकी क्या है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है ना, 50,000 से एबव हो तो वो सारे एम्प्लॉय को दो। तो एक हमने क्राइटेरिया लगा दिया। इसी तरह मल्टीपल एंड और लगा सकते हैं। और लास्ट में सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, जैसे एचक्यूएल पास करते थे यहाँ, उसके जगह क्राइटेरिया जो बिल्डअप हुआ है ये हमारा, ये क्राइटेरिया बिल्डअप हुआ इससे, क्राइटेरिया क्वेरी से, जिसको हम लोग पास करते हैं और रिजल्ट लिस्ट फेच करते, रिजल्ट लिस्ट फेच करके फिर आइटरेट करोगे। तो इसी का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहला क्या है, एग्जांपल से अगर चलूं मैं, पहला लिस्ट ऑल प्रोडक्ट, याद होगा मैंने 3 टेबल लिया, 4 टेबल लिया, प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर, ये सब टेबल लिया था ना, उसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो लिस्ट डाउन ऑल प्रोडक्ट ऑर्डर बाय स्पेसिफिक कस्टमर, सारे कस्टमर का, सॉरी सारे कस्टमर नहीं, अमित नाम के कस्टमर का जितने भी ऑर्डर है, प्रोडक्ट का ऑर्डर है, वो लिस्ट करो। तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम हमें चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पे अमित ने ऑर्डर लगाया है। तो हमने क्या किया, एक मेथड अपना बनाया जिसमें अमित को पास किया कि अमित का ही चाहिए। अब यहाँ सेशन और कस्टमर नेम आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है, क्राइटेरिया बिल्डर बनाओ, इसका ऑब्जेक्ट पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, क्राइटेरिया क्वेरी बनाना, जिसपे हम लोग सारी क्राइटेरिया अब लगाएंगे। ठीक है, इस बिल्डर के थ्रू एक्सप्रेशन ही सब बनाएंगे, अब क्वेरी बेसिकली इसी में होगी। तो यूजिंग क्राइटेरिया बिल्डर हम लोग क्रिएट क्वेरी करते हैं, किस पे करना है, प्रोडक्ट पे लगाना है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट से ही हम लोग निकालेंगे उसका नेम हो। देन ये ध्यान दो कि देखो यहाँ पे ज्वाइन ये सब चीज लगा सकते हो। तो हमें 2 टेबल यहाँ एसोसिएट है, कस्टमर और ऑर्डर। अगर ध्यान दोगे तो आपकी प्रोडक्ट हो गई ये प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे कैटेगरी है हमारी, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी है, और ऑर्डर पे जाते हैं तो ऑर्डर पे कस्टमर आईडी है, अभी प्रोडक्ट आईडी नहीं है ऑर्डर पे। और कस्टमर पे जाते हैं तो ये है। तो किस प्रोडक्ट पे कौन सा ऑर्डर है हम कैसे पता करें, तो वो एक ऑर्डर प्रोडक्ट करके टेबल है। ठीक है, तो पहले अब हमें क्या करना होगा, कस्टमर हमने निकाला, कस्टमर कहाँ है, ये कस्टमर, ये अमित कस्टमर का आईडी 1 है। ठीक है, इसी आईडी के लिए चाहिए हमें। अब इस कस्टमर का कौन कौन सा ऑर्डर है तो वो देखना है। तो हम किस में जाएंगे, ऑर्डर टेबल में। ऑर्डर टेबल में गए, कस्टमर आईडी 1 के लिए ऑर्डर एक ही है सर, 1 नाम का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर आईडी से ऐसे एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट है, ऑर्डर आईडी 1 के लिए 2 प्रोडक्ट है, 1 और 3। अब इन दोनों प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 का नाम है लैपटॉप और इसका नाम है नॉवेल।
तो बेसिकली हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, ये चाहिए। तो डायरेक्ट तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर से हमें ऑर्डर में आना है, ऑर्डर से फिर ऑर्डर प्रोडक्ट में जाना है, जो रिलेशनशिप है, और तब जाके प्रोडक्ट से मिलेगा। यानी इन 3 टेबल का जॉइन जब तक नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं। तो यही चीज यहाँ पे लगा है। बेसिकली हमारा क्राइटेरिया प्रोडक्ट पे लगा है। अब प्रोडक्ट पे बोल रहे हैं कि हमारी जो रूट एंटिटी है वो ऑर्डर है बेसिकली, क्योंकि प्रोडक्ट ऑर्डर का रिलेशनशिप है। बिना ऑर्डर के हम प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो ये सेलेक्ट में आएगा और ये फ्रॉम में आएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद ज्वाइन लगाना है, क्योंकि अगर देखोगे ऑर्डर का ज्वाइन कस्टमर के साथ भी है, प्रोडक्ट के साथ भी है। यहाँ पे कस्टमर में ऑर्डर है कि नहीं, यहाँ नहीं है कस्टमर में ऑर्डर। एक मिनट, तो किसमें है, ऑर्डर में होगा तब। ऑर्डर में कस्टमर होगा, ऑर्डर में प्रोडक्ट है। देखो ऑर्डर में प्रोडक्ट है, ऑर्डर में कस्टमर है ना, दोनों। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया कि रूट एंटिटी हमारा ऑर्डर है, फ्रॉम ऑर्डर कर रहा है, और प्रोडक्ट का नाम हमें निकालना है। तो ज्वाइन लगाए कि कस्टमर पे एक ज्वाइन लगाया गया और दूसरा प्रोडक्ट पे ज्वाइन लगाया। तो ओवर मैपिंग है तभी ये ज्वाइन लगेगा, बिना ओवर मैपिंग के ज्वाइन नहीं लग सकता, याद रखना। ठीक है, तो बिना इन दोनों ज्वाइन के हम कभी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं निकाल सकते। अगर सेलेक्ट क्वेरी भी लिखोगे तो ज्वाइन का ऑपरेशन आपको लिखना होगा इन दोनों पे। तो ये क्राइटेरिया एपीआई के थ्रू हम कर रहे हैं कि पहले हमने क्राइटेरिया क्वेरी में सेलेक्ट क्लॉज में दिया कि क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट का डिटेल सब चाहिए, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम आईडी ये। उसके बाद किस टेबल में फ्रॉम के लिए होगा, तो रूट एंटिटी वो कहलाता है जो फ्रॉम में देते हैं। फ्रॉम में हमें ऑर्डर से निकालना है। तो ये है हमारा रूट एंटिटी, क्राइटेरिया का रूट एंटिटी। अब रूट एंटिटी के बाद रूट एंटिटी पे ज्वाइनिंग कैसे है, वो सारे ज्वाइन हम देंगे, क्योंकि बिना ज्वाइन के ये डेटा निकलेगा नहीं। तो ज्वाइन हम लगाते हैं कि ऑर्डर का कस्टमर से है, ऑर्डर का प्रोडक्ट से है। तो वेरिएबल नेम दिए, और जो जो नाम था यहाँ पे देखो, ऑर्डर टेबल में जाओगे तो एक प्रोडक्ट करके है और एक कस्टमर करके वेरिएबल है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर, यही हमने यहाँ दिया। देख रहे हो ज्वाइन कॉलम ने, समझ में आ रहा है ये कौन सा नाम होगा। इस रूट एंटिटी हुआ ये ऑर्डर, इसमें हमने देखा क्या, ज्वाइन हमें दो से निकालना है, एक प्रोडक्ट से और एक कस्टमर से। तो यही फील्ड है ना जिसके थ्रू हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, कस्टमर का क्या नाम है और उस कस्टमर से एसोसिएटेड प्रोडक्ट कौन कौन से। ठीक है, इसीलिए ज्वाइन यहाँ लगा है। ये समझ में आया कि नहीं इतनी चीज। राहुल अभिषेक, अभिषेक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ कुछ भी नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे वही दोगे जो ज्वाइन फील्ड हमने बनाया हुआ है यहाँ ओवर मैपिंग में। ठीक है, अब इसके बाद हमें कस्टमर पे क्या लगाना, वेयर क्लॉज। जब तक वेयर क्लॉज नहीं लगेगा, क्योंकि अमित का ही डेटा चाहिए, तो एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। एक्सप्रेशन करके एक मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन करके भी इंटरफेस होता है। और किसको यूज करके, क्राइटेरिया बिल्डर को यूज करके बना रहे हैं। क्राइटेरिया बिल्डर में हम बोल रहे हैं कस्टमर ज्वाइन जो बना है, इसका नेम को गेट करो, और वो नेम इक्वल्स किसके हो, कस्टमर नेम जो ऊपर से पास होके आ रही है। तो ये एक एक्सप्रेशन बना, लेकिन एक्सप्रेशन अभी अप्लाई नहीं हुआ। हमने अलग से एक्सप्रेशन बना लिया, और चाहो तो मल्टीपल एक्सप्रेशन बना के और लगा के भी कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्राइटेरिया बिल्डअप हुई, ये क्राइटेरिया बिल्डअप हुई थी ऑर्डर पे, और ऑर्डर पे ही ये ऑर्डर रूट पे ही हमने ज्वाइन लगा दिया। अब ऑर्डर रूट पे हम बोल रहे हैं कि ये वेयर क्लॉज लगा है। सेलेक्ट में क्या आएगा, सेलेक्ट फील्ड कौन कौन सी होगी, प्रोडक्ट ज्वाइन, प्रोडक्ट वाली ज्वाइन सारी सेलेक्ट फील्ड में आ गई, और वेयर क्लॉज में आ गई ये।
अब बोलोगे सर फ्रॉम कहाँ है, तो फ्रॉम बेसिकली ये क्राइटेरिया क्वेरी जब आप रूट एंटिटी बनाए हो वही फ्रॉम हो गया। तो फ्रॉम यहाँ आ गया, क्या क्या फील्ड आनी है वो यहाँ आ गया, और वेयर क्लॉज ये आ गई। इस तरह से देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये बनाया। अल्टीमेटली फिर फाइनल गेट रिजल्ट लिस्ट किए, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी क्राइटेरिया जो बनी उसको पास किए, और रिजल्ट लिस्ट से फिर आप रिजल्ट जैसे आता है एचक्यूएल में उसी तरह फेच करोगे यहाँ भी। ये प्रोडक्ट की लिस्ट आई, प्रोडक्ट को प्रिंट कराए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाते हैं। सीधे सीधे मैंने F6 किया ताकि वो एग्जीक्यूट कर जाए पूरा। तो देखो एग्जीक्यूट किया और क्वेरी क्या बनाया फाइनली, ये सेलेक्ट सारे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आईडी, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस सब लिया, फ्रॉम ऑर्डर रूट एंटिटी, ज्वाइन लगाया कस्टमर पे, ज्वाइन लगाया प्रोडक्ट पे, और उसके बाद ज्वाइन लगाया प्रोडक्ट ऑर्डर का जो ज्वाइन है वो लगाया। और वेयर क्लॉज में क्योंकि ये इंटरनल भी उसको पता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का है, ठीक है, और वेयर क्लॉज में कस्टमर पे नेम पे लगा दिया। और उसके बाद मेन बात है आगे भी सब ज्वाइन, वो 1 to 1 वाली है ना, वो भी देखो कैटेगरी सब भी आ गई, इंटरनल डेटा आ गया, लोड हो गया प्रोडक्ट के साथ। अब उसके बाद प्रिंट कराया सिंपल, अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैंने नेम को प्रिंट करा दिया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये प्रोडक्ट के साथ पूरी डिटेल आ गई थी, आप जितनी डिटेल चाहते हो उतनी डिटेल आप प्रिंट करा सकते हो प्रोडक्ट के साथ। मतलब आपकी आईडी, नेम, कैटेगरी, कैटेगरी जो है देख रहे हो ये भी आ गई, ये भी आ गया, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल सब चीज आ गया उसमें। तो आप सब चीज निकाल सकते हो इजीली। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, काउंट ऑर्डर बाय कस्टमर। अब आप लोग बताओ इसमें रूट एंटिटी क्या होगा, इसमें रूट एंटिटी क्या बनाएंगे? ऑर्डर होना चाहिए, काउंट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को काउंट करना है बाय कस्टमर, कस्टमर। तो आई थिंक ऑर्डर होना चाहिए यहाँ रूट एंटिटी। तो देखो पहले क्राइटेरिया बिल्डर बिल्ड किया, क्राइटेरिया क्वेरी में हमने लॉन्ग दिया क्योंकि हमें रिजल्ट किस तरह का चाहिए। अब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें काउंट चाहिए, ठीक है। तो काउंट चाहिए तो हमें बोला लॉन्ग टाइप का हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन रूट एंटिटी हम क्या बोले, ऑर्डर। फिर से हमने यहाँ पे बताया क्राइटेरिया बिल्डर में कि काउंट चाहिए किसका, ऑर्डर रूट का। जो ऑर्डर रूट बनाया उसी का टोटल काउंट निकालो, लेकिन उस पे क्या करो, बस एक एक्सप्रेशन लगाओ, क्या लगाओ, कस्टमर नेम इसके इक्विवेलेंट हो, उसी का ऑर्डर निकालो। और ये सेलेक्ट काउंट फायर किया और नेम्ड एक्सप्रेशन फायर किया, सिंपल। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ देखो प्रोडक्ट का नाम ही सब नहीं निकालना था हमें, हमें सिंपल कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर और कस्टमर, ऑर्डर टेबल देखो, इसी टेबल में कस्टमर आईडी है ना, और इसी में ऑर्डर है, तो हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल लिए, कोई ज्वाइन का ऑपरेशन करने नहीं गए, क्योंकि एक ही टेबल है ना, एक ही टेबल में सारा डेटा है। हमें कस्टमर तो इजीली मिल जाएगा, हर ऑर्डर के लिए एक सिंगल कस्टमर होगा, तो डायरेक्ट मिल गया, कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इससे हमें, आपको ये सारे काउंट मिल गए, लॉन्ग में वैल्यू आ गए, एक ही ऑर्डर था अमित का। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन कैटेगरी।
इसमें रूट एंटिटी क्या होगा? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन कैटेगरी। रूट एंटिटी क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और कैटेगरी नेम वेयर क्लॉज में जाएगा। तो क्राइटेरिया बिल्डर और क्रिएट क्वेरी में भी प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का ही हमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकाला, सेलेक्ट में भी प्रोडक्ट दिया और रूट एंटिटी में भी प्रोडक्ट दिया। और उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी नेम का सीधे क्लॉज लगाया। तो कैटेगरी नेम से क्या होगा कि वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जो उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? एक्सप्रेशन तो लगा दिया, वो तो मोर देन वन प्रोडक्ट आ गई, लेकिन अब से हमें मोस्ट एक्सपेंसिव चाहिए। तो मोस्ट एक्सपेंसिव के लिए क्या लॉजिक होता है कि ऑर्डर बाई कर दो और लास्ट वन आइटम निकाल लो, टॉप वन आइटम। तो ये देखो ऑर्डर बाई क्राइटेरिया में लगाया है, यहाँ पे ऑर्डर बाई क्राइटेरिया बिल्डर डॉट डिसेंडिंग, प्राइस के वाइज, प्राइस वाइज डिसेंडिंग इसको करो, और सेट मैक्स रिजल्ट वन, सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट निकालो जो टॉप में होगा। रिजल्ट लिस्ट नहीं किए ऊपर के जैसा, ऊपर में भी सिंगल रिजल्ट आ रहा था, यहाँ तो काउंट था, सिंगल रिजल्ट आया, और यहाँ पे रिजल्ट लिस्ट आया, तो अलग अलग है सब, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक रिजल्ट मांगे और यूनिक रिजल्ट रिटर्न कर दिए, तो उससे हमें मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम मिल गया। ये चीज तो मजेदार है क्राइटेरिया। मैं एंड और का उतना केस नहीं लगाया हूँ, आप लोग पहले ये सीख लो, फिर एंड और का और केसेस जैसे आपको जरूरत होगा आप लगा सकते हो, थोड़ा गूगल भी करोगे मिल जाएगा इजिली। इसमें एंड, मल्टीपल एंड लगा सकते हो वेयर क्लॉज में, तो वो एक्सप्रेशन ही बनाना पड़ता है, एंड और का एक्सप्रेशन बस बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। लिस्ट ऑफ कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, यहाँ पे रूट एंटिटी क्या होगा? लिस्ट ऑफ कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। तो क्राइटेरिया बिल्डर और क्राइटेरिया कोई भी कैटेगरी बनाया, रूट एंटिटी कैटेगरी, ज्वाइन प्रोडक्ट पे लगाया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज हमें चाहिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ वो पूरा रिजल्ट आए, लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट का एक केस लगाया यहाँ पे कि ये डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू आए। तो डिस्टिंक्ट का केस क्राइटेरिया पे लगा दिया और रिजल्ट लिस्ट फेच किया, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए, स्पेसिफिक कोई एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हमने वेयर क्लॉज कुछ नहीं लगाया, सिंपल यहाँ डिस्टिंक्ट लगाया, ज्वाइन प्रोडक्ट पे लगाया, और जैसे ही डिस्टिंक्ट लगाया वो ग्रुपिंग कर देगा यहाँ पे, और रिजल्ट लिस्ट हमें फिर मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉनिक, प्रोडक्ट बुक, सारे प्रोडक्ट का नाम आ गया। ये क्या है भाई? लिस्ट कस्टमर बाय प्रोडक्ट, कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट, यहाँ क्या लगाया हमने? लिस्ट ऑल कस्टमर हु हैव ऑर्डर्ड अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूजिंग क्राइटेरिया एपीआई। अच्छा, लिस्ट ऑल कस्टमर्स हु हैव ऑर्डर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम हमने एंटर किया और कस्टमर का डिटेल चाहिए। तो रूट एंटिटी हम यहाँ देखो ऑर्डर को बना रहे, कस्टमर को नहीं बना रहे, क्योंकि कस्टमर से ऑर्डर पे हम जा सकते हैं, ठीक है, इजिली ज्वाइन ऑपरेशन। तो क्योंकि ऑर्डर एक ऐसा, आपकी मैपिंग थी, देखे होगे ऑर्डर टेबल को, ऑर्डर एंटिटी को, ऑर्डर से आप कस्टमर पे, ऑर्डर से प्रोडक्ट पे इजिली जा सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे रूट एंटिटी ऑर्डर को लिया और सेलेक्ट में ई कस्टमर किया, क्योंकि कस्टमर का डिटेल चाहिए।
तो ये ध्यान रखना कि फ्रॉम क्लॉज में क्या लगाओगे और सेलेक्ट क्लॉज में क्या लगाओगे, और फिर उसके बाद ये सब वेयर कंडीशन के लिए आ गए। वेयर कंडीशन में हमने प्रोडक्ट का नाम दिया, डिस्टिंक्ट कस्टमर चाहिए तो डिस्टिंक्ट का क्लॉज भी लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी क्राइटेरिया पूरी एपीआई चलती है। तो आप लोग कुछ जो मैंने एचक्यूएल में एग्जांपल असाइनमेंट दिया आप लोग को, वो सेम असाइनमेंट आप एचक्यूएल के लिए भी करना। ठीक है, आप लोग के पास इस समय सिस्टम पे है, ये कोड है सिस्टम पे, लेटेस्ट वाली जो मैंने भेजा है। तो आज वाला कर लो, और ये जितना मैंने असाइनमेंट इसमें एचक्यूएल में आपको दिया था ना ऊपर, वो आप क्राइटेरिया में भी करना, क्राइटेरिया के थ्रू ये सारा, तो आपको क्लियर होगा। फिर देखते हैं और कराएंगे बाद में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी हाइबरनेट फुल है, तो हाइबरनेट में पूरा अभी चलना ही है। ठीक है, अभी बेसिक हाइबरनेट में आपको बताया हूँ कंप्लीटली। यहाँ बेस लेवल पे हाइबरनेट का काम खत्म हुआ। बाकी हाइबरनेट में जो चीजें अब बचती हैं वो है पूरा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, कैशिंग, और भी कुछ मैकेनिज्म है, वो वो सब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे इनकी हाइबरनेट की। मेन है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और लॉक मैकेनिज्म, लॉकिंग मैकेनिज्म, तो वो ट्रांजैक्शन में ही आएगा। तो वो पार्ट नेक्स्ट मंथ में कवर करूंगा सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है, अब आपका स्टार्ट होता है डेटा जेपीए। डेटा जेपीए का मैंने आपको भेज दिया है सारा डिटेल। आज स्टार्ट करूँ या नेक्स्ट क्लास में डेटा जेपीए? ठीक है, तो डेटा जेपीए में ना मैं आपको माई सिक्वल कर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सोचा क्या कि आप लोग देखो माई सिक्वल का तो कॉन्फ़िगरेशन इजीली सीख ही चुके हो। ठीक है, मैं आप लोग को H2 डेटाबेस से बताऊंगा, और ये ऐसी इन मेमोरी डेटाबेस है कि हम लोग जैसे यूनिट टेस्ट केस है ना आपके फोर्थ मंथ में, जे यूनिट टेस्ट केस, तो जे यूनिट टेस्ट केस ये सब के लिए बहुत यूज करते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट H2 डेटाबेस से ही डेटा जेपीए बताऊंगा कि माई सिक्वल का कॉन्फ़िगरेशन माई सिक्वल के हिसाब से करते थे, उसके जगह हम लोग H2 में करेंगे, और इसके लिए कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करनी। सबसे अच्छी चीज है ये इन मेमोरी डेटा होता है, जब तक सर्वर चलेगा तब तक डेटा रहेगा, फिर गायब। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट केस में बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है स्प्रिंग डेटा जेपीए माई सिक्वल से नहीं कर सकते, आप किसी से भी करो, लेकिन मेरा पर्पस है कुछ और चीजें सिखाना भी। तो H2 डेटाबेस आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट सिखाऊंगा, ये स्प्रिंग डेटा पूरा कवर करूंगा फुल, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपकी स्प्रिंग में एक्चुअल वर्क जैसे होती है, जैसे आप प्रोजेक्ट में करोगे वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे JPQL क्वेरीज भी आएगी। ठीक है, JPQL ही हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। तो क्राइटेरिया यूज करना है तो करो, नहीं तो मोस्टली JPQL यूज करते हैं हर जगह। तो इसमें मैं आपको पोस्टमैन के थ्रू सारा सर्विस का एग्जांपल लेके बताऊंगा फुल, कंप्लीट एंड टू एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो, फिर आज तो सबसे कम समय में क्लास खत्म हो रहा है, कुछ पूछना है तो पूछो। बताओ। हम्म क्या है, एक मिनट रुको, एक चीज मैं भूल गया हूँ भेजना, ये भेज दो। ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन जरूरी है इसके लिए, डेटा जेपीए के लिए, वो भेज दो, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। मेरे दिमाग से उतर जाता है फिर।